बड़ी बड़ी बातों को इतनी सरल रूप से रखते हैं और वो आपको अपनी ओर खींच लेते हैं। मैं जब से इनके संपर्क में आया हूं तो लगता है कि मैं अपने को गौरवान्वित महसूस करता हूं। वो आपको आज व्याख्यान देंगे जो हम लोगों के लिए गौरव का विषय है। जो लेनिन मिथिला यूनिवर्सिटी के वो डेवलपमेंट ऑफिसर भी हैं और डेवलपमेंट ऑफिसर के रूप में जो आपका आज का ये जो माने समझिए कि AECC 1 का सारा प्रोग्राम चल रहा है, उसके कर्ता धर्ता भी यही है। सच पूछिए तो आप लोगों को और विशेष लाभ मिलता। सर ने अपने बॉटनी विभाग में जो उनका गैलरी हॉल है, उसमें उनका प्रोग्राम था कि हम SOP का ख्याल रखते हुए कुछ बच्चों को ऑफलाइन भी बैठाएंगे, लेकिन कोरोना महामारी के कारण वो प्रोग्राम हट गया और इन्होंने ही स्वेच्छा से बॉटनी विभाग को वेन्यू के रूप में दिया, जहां मैं प्रथम दिन क्लास भी लिया 15 तारीख को, और उसके बाद बंदी का कार्यक्रम शुरू हो गया। तो इसीलिए हम सभी लोग तहे दिल से आज के स्पीकर को, जो प्रोफेसर KK साहू साहब हैं, उनका हम तहे दिल से स्वागत करें। और आज आपका जो चौथा दिन है जिस पर सर बोलेंगे, तो वो मीनेंसिस ऑफ encroachment of exotic plants, particularly Parthenium and tree, and their impact of indigenous flora and fauna। हमें आशा है कि सर के व्याख्यान से हम सभी, मैं भी बैठा रहूंगा और आप भी लाभान्वित होंगे। केवल आप फिजिकली मेंटली 4 बजे तक सर के साथ रहें। अब मैं सर से अनुरोध करता हूं कि वो अपना सारगर्भित व्याख्यान देकर अपने को आनंदित करें और हम सबों को भी आनंदित करें। वेलकम सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं आशा करता हूं कि मेरी आवाज सबके साथ, सबके पास अच्छे ढंग से आ रही हो। क्या मेरी आवाज सबके पास ठीक से जा रही है? Am I clearly? Yes, sir. Thank you. हाँ सर। आदरणीय प्रोफेसर GRP सिंह साहब, coordinator of this AECC 1 online class for the students of semester 1 belonging to all faculties, science, social science, humanities and fine arts। आप लोग अपना माइक म्यूट कर लीजिए, थैंक्स। इस पूरे कार्यक्रम को, जो AECC का कार्यक्रम जो आदरणीय हमारे डीन साहब ने ऑर्गेनाइज किया हुआ है, ये अपने आप में बहुत ही बड़ी बात है। पिछले 2 सेशन से CBCS में यह कोर्स चल रहा था। अनफॉर्चुनेटली यह कोर्स हम लोग प्रॉपरली ऑर्गेनाइज नहीं कर सके। डिपार्टमेंट वाइज कहीं कहीं क्लासेस चले थे और हम लोग को तब से दुख हो रहा था कि मैं यह AECC, जो आप सभी जानते हैं, AECC का फुल फॉर्म होता है एबिलिटी इन्हांसमेंट कंपल्सरी कोर्स, जो हमारे पास आपके दूसरे छुपे हुए चीज़ों को सब्जेक्ट के अलावा उस पर फोकस करके एज ए कंपल्सरी कोर्स डाला गया था। विश्वविद्यालय के स्तर से इस पर कोई काम नहीं हो रहा था। ये हमारे आदरणीय प्रति कुलपति महोदया और हमारे GRP सिंह साहब के कोऑर्डिनेटरशिप में ये ऑर्गेनाइज हुआ। बहुत सक्सेसफुल ऑर्गेनाइज हो रहा है। अनफॉर्चुनेटली जिस समय यह इम्प्लीमेंट हुआ उसी समय कोरोना के दूसरे वेव आ गए, जो हम लोग फिजिकली और ऑनलाइन दोनों एक साथ करना चाह रहे थे, वो नहीं कर पाए और फोर्सफुली हम लोग सिर्फ ऑनलाइन
उसके मदद से ये हम लोग काम कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। आप सबको मालूम होगा कि जो यह कोर्स है AECC, यह ऐसा की जानकारी होनी चाहिए, या यूं कहें कि यह सिर्फ हमारे पास जनरल नॉलेज को बढ़ाने के लिए और आपके भीतर स्किल को बढ़ाने के लिए इसकी सुविधा होनी चाहिए। अगर आप लोगों ने गौर से AECC के सारे यूनिट को देखे, एस्पेक्ट्स जो जीके होते हैं, जरूरतमंद होते हैं, उसको इनकॉर्पोरेट किया गया है। इसलिए यह कोर्स को क्वालिफाइंग ऐसे नहीं है जो आपको करियर को बढ़ावा देता हो, लेकिन क्वालिफाइंग है, सबको पास करना आवश्यक होता है। आज जो मैं अपने मनपसंद विषय को चुना हूं आपके लिए, तो जुड़ा हुआ है ही, और साथ में हम कोशिश करते हैं कि आज के क्लास में जो टॉपिक है उसको सरल शब्दों में सभी लोगों के लिए, हिंदी समझने वाले और अंग्रेजी समझने वाले दोनों को समझ में आए। मैं अपना स्लाइड बनाया हूँ कुछ, जो 1-2 दिन में पढ़ के कुछ को कलेक्ट करके बनाया हूँ, उसी को स्लाइड को दिखाऊंगा और इस विषय के सारे बिंदुओं को एक एक करके मैं बताऊंगा। किसी समय आप एक बार पूछ लीजिएगा तो वहीं पर हम डिस्कस करके आगे बढ़ेंगे। अब बाद में क्लास के बाद एक्सक्लूसिवली रखेंगे आप लोग से डिस्कशन करने का, आपसे नहीं समझे हुए पॉइंट को दोबारा समझाने का। आइए हम शुरू करते हैं आज का क्लास। जैसा सर ने आपको बताया कि आज का विषय है विदेशी पौधों, विशेष रूप से पार्थेनियम और पेड़ के अतिक्रमण का खतरा और स्वदेशी वनस्पतियों और जीवों पर उनका प्रभाव। इंग्लिश में है menace of encroachment of exotic plants, particularly Parthenium and tree and their impact on indigenous flora and fauna। यह जो टॉपिक है शुरू में देखने में बड़ा भारी भरकम लगता है, बड़ा ही टेढ़ा मेढ़ा लगता है, क्योंकि कुछ शब्द ऐसे हैं जिसमें को सोचने को मजबूर करता है कि यह शब्द यहाँ पर क्या है। तो मैं अपने इस लेक्चर में सबसे पहले मैं कुछ शब्द को क्लियर करना चाहता हूँ, कुछ टेक्निकल टर्म को जो टाइटल में उसको क्लियर करना चाह रहा हूँ। हम अपना स्लाइड को प्रेजेंट कर रहे हैं। स्लाइड जब आ जाए तो कोई भी एक आदमी यस कह दीजिएगा कि स्लाइड दिखाई पड़ रहा है। यस सर, आ गया। यस सर, आ गया। फुल स्क्रीन आ रहा है? कोई एक स्टूडेंट जरा हिंदी में रखे टाइटल को पढ़ दीजिए, इससे कि साफ साफ दिखाई पड़ रहा है। विदेशी पार्थेनियम और पेड़ के अतिक्रमण का खतरा और स्वदेशी वनस्पतियों और जीवों पर उनका प्रभाव। बहुत अच्छा। अब मैं इस स्थिति में हूँ कि स्लाइड को दिखा भी सकता हूँ और स्लाइड के संबंधित बातें मैं कर सकता हूँ। जैसा आप ये वर्ड देख रहे हैं, मिनास, इंक्रोचमेंट, एक्जोटिक प्लांट्स, पार्थेनियम, इंडिजिनस फ्लोरा एंड फौना, ये सब टर्म को पहले क्लियर करते हैं, तब हम विषय वस्तु पर आएंगे। लेकिन इसके पहले इससे संबंधित एक और शब्द बायोडायवर्सिटी, जिसको हिंदी में जैव विविधता कहते हैं, इसको थोड़ा ठीक से समझ लें। बायोडायवर्सिटी कैन बी ऑल द डिफरेंट काइंड्स ऑफ लाइफ इन एन एरिया। किसी एक पर्टिकुलर एरिया में, एक खास जगह में, एक खास एरिया में जितने भी लाइफ्स हैं, लाइफ का मतलब प्लांट्स और एनिमल्स से है। प्लांट सूक्ष्म प्लांट या बड़े प्लांट, एनिमल्स सूक्ष्म एनिमल या बड़े एनिमल, या बैक्टीरिया हो, फंजाई हो या सूक्ष्म पौधे हो, सारे प्लांट्स और सारे एनिमल किसी एरिया में जो होते हैं
वह उस एरिया का बायोडायवर्सिटी कहलाता है। और इन अदर वर्ड्स, बायोडायवर्सिटी इज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया दैट मेक अप आवर नेचुरल वर्ल्ड। पौधे और जंतु हैं, उस एरिया को बायोडायवर्सिटी कहते हैं। हिमालयन रीजन के जो बायोडायवर्सिटी है, वहाँ पौधे जंतु हैं, वो खास तरह से व्यवस्थित आपस में जी रहे हैं। वो बायोडायवर्सिटी फिर समुद्र के किनारे नहीं होगा, वह बायोडायवर्सिटी हमारे दरभंगा में नहीं होगा। उसी प्रकार से बायोडायवर्सिटी ऑफ नॉर्थ प्लेन्स, और यह एरिया कुछ लिमिट नहीं है। जैसे हम कह सकते हैं बायोडायवर्सिटी ऑफ LNMU कैंपस, बायोडायवर्सिटी ऑफ गंगा सागर पॉन्ड। एक पॉन्ड के भीतर जितने भी प्लांट्स, एनिमल्स, मछलियां हैं, जितने भी पौधे हैं, पानी के साथ वो उसमें जितने भी पौधे या जंतु हैं, सबको कहेंगे बायोडायवर्सिटी ऑफ दिस पर्टिकुलर एरिया। जहां कहीं भी बायोडायवर्सिटी वर्ड होता है तो जैव विविधता, लिविंग ऑर्गेनिज्म जो डिफरेंट टाइप्स के हैं, प्लांट्स, एनिमल, वो सबको उस एरिया का बायोडायवर्सिटी कहा जाता है। इससे जुड़ा हुआ दो शब्द और है, फ्लोरा और फौना। फ्लोरा कहेंगे प्लांट्स को, फौना कहेंगे एनिमल्स को। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्लांट्स हैं वो फ्लोरा हो गए, जितने भी लिविंग एज द कम्युनिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन कंजंक्शन विथ नॉन लिविंग कंपोनेंट्स ऑफ देयर एनवायरनमेंट इंटरैक्टिंग। जहां पर किसी प्लांट्स और एनिमल की वैरायटीज की दूसरे से अपनी एरिया में सारे प्लांट्स और एनिमल्स किसी पर्टिकुलर वातावरण में उसके नॉन लिविंग कंपोनेंट, जिसको हम लोग टेक्निकली कहते हैं एबायोटिक फैक्टर्स। बायोटिक फैक्टर्स हो गया फ्लोरा एंड फौना, और एबायोटिक फैक्टर्स हो गए फिजिको केमिकल, जैसे टेम्परेचर, जैसे वाटर का कंटेंट, मॉइस्चर का कंटेंट, एयर के वेराइटीज, पीएच, कई तरह के फैक्टर्स हैं। तो वो पर्टिकुलर एरिया में जहाँ पर प्लांट्स और एनिमल फ्लोरा एंड फौना एक साथ रह रहे हैं विथ द इंटीग्रल रिलेशनशिप विद द एबायोटिक फैक्टर, तो वो पूरे चीज को हम लोग कहेंगे इकोसिस्टम। ध्यान देना है, इकोसिस्टम को टेक्निकली थोड़ा ठीक से समझें। यह हमारे पास बायोलॉजी साइंस का एक कंपैरेटिवली नया चीज है और बहुत ही इंपॉर्टेंट होता चला जा रहा है दिन पर दिन। इकोसिस्टम को हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, इको फिर दूसरे एनिमल्स को, अदर पार्ट्स को देते हैं, वह एनिमल्स फिर फूड के तरह से दूसरे एनिमल्स को अपना फूड एनर्जी देते हैं। तो वह एनर्जी का फ्लो, वह न्यूट्रिएंट साइकिल, और ये प्लांट, एनिमल और वातावरण के सारे कंपोनेंट्स आपस में एक रिलेशनशिप बना के एक अस्थायी परिस्थिति बना देते हैं, स्थिर परिस्थिति बन जाता है, उसको कहते हैं इकोसिस्टम। इकोसिस्टम एक बड़ा ही बैलेंस्ड मैकेनिज्म है हमारे कम्युनिटी एंड एनवायरनमेंट का, और वह इकोसिस्टम तरह तरह का है, जैसे पॉन्ड इकोसिस्टम, जैसे फॉरेस्ट इकोसिस्टम, कई तरह के सिस्टम है। जैसे अगर इकोसिस्टम को ध्यान से देखेंगे तो बड़ा इंटरेस्टिंग आपको ऑब्जर्वेशन मिलेगा। छोटे छोटे जगह पर भी जहाँ पर धूप नहीं पड़ता हो, जहाँ पर विशेष प्रकार के बायोडायवर्सिटी है, घर के अंधेरे में अगर कुछ दिन तक बंद कर दीजिए घर को, जहाँ पर रोशनी नहीं आने दीजिए, ज़्यादा इंटरफेरेंस नहीं कीजिए, तो वहाँ के कम्युनिटी डिफरेंट तरह के डार्क के रूप में तरह तरह के एनिमल और तरह तरह के चीज़ें ग्रो करने लगते हैं, तो एक सेपरेट इकोसिस्टम डिफाइन होने लगता है। तो यह जो इकोसिस्टम है बायोलॉजिकल फेनोमिनल इन कनेक्शन विद द एबायोटिक फैक्टर्स, एक महत्वपूर्ण ऑब्जर्वेशन की चीज है ओवरऑल। ये दो टर्म जो आपने देखा, बायोडायवर्सिटी और इकोसिस्टम, यह हमारे नेचर का एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट चीज है। अब आइए हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं। टॉपिक में एक वर्ड है एक्जॉटिक स्पेसीज। एक्जॉटिक स्पेसीज वैसे प्लांट या वैसे एनिमल्स एक्जॉटिक कहलाते हैं
जिसको हिंदी में विदेशी प्रजाति कहते हैं। अगर कोई इकोसिस्टम में किसी खास बायोडायवर्सिटी में जो नेचुरली प्राकृतिक रूप से ग्रो किए हुए प्लांट्स और एनिमल बढ़ के बैलेंस्ड हो गए हैं, उसमें अगर कोई दूसरे इकोसिस्टम से, दूसरे इकोलॉजिकल एनवायरनमेंट में, दूसरी जगह से लाके वहाँ इनकॉर्पोरेट कर दिया जाता है, वहाँ लाया जाता है। और कई तरीके से आ सकता है, इंटेंसली लाया जा सकता है या एक्सीडेंट। वैसे प्लांट, वैसे एनिमल जो नेटिव नहीं है, दूसरे जगह से ला के वहाँ ग्रो कर गए हैं, रहने लगे हैं, वैसे प्लांट्स और एनिमल्स को कहते हैं एग्जॉटिक स्पेसीज। या इसका एक और टर्म है नॉन नेटिव। नेटिव जो जिस देश में हम रहते हैं, हम भारतीय हैं तो हम भारत के नेटिव हैं, और यहाँ पर अमेरिकन कोई आ जाए तो वह नॉन नेटिव हो जाएगा। इस एग्जॉटिक को एक और टर्म है नॉन नेटिव। एक और टर्म है इंट्रोड्यूस्ड स्पेसीज, जो अगर हम उस पर्टिकुलर वातावरण में दूसरे स्पेसीज को ला के घुसा के रहने के लिए प्रेरित कर देते हैं कि यहाँ रहो, तो उसको हम लोग इंट्रोड्यूस्ड स्पेसीज भी कहेंगे। एग्जॉटिक एक बड़ा ही अट्रैक्टिव टर्म है, जो कमर्शियली इसको यूटिलाइज किया जाता है। इसको हम अपने पसंद से पौधे को ला के ग्रो करने का उपाय करते हैं। एग्जॉटिक का मीन्स सिर्फ विदेशी प्रजाति से नहीं है, हमारे एक्साइटमेंट से भी जुड़ा हुआ चीज है। इसको हम लोग कह सकते हैं एन एक्जॉटिक स्पेसीज रेफर्स टू ए प्लांट स्पेसीज और एन एनिमल स्पेसीज दैट इज नॉन नेटिव। नॉन नेटिव का ओरिजिनली वहां का नहीं है। इट इज इंट्रोड्यूस्ड इनटू एन एरिया वेयर इट डज नॉट अकर नेचुरली। प्राकृतिक रूप से वह पौधा वहां नहीं है, बाहर से आया हुआ है, तो वह हम कहेंगे कि दिस इज द एक्जॉटिक स्पेसीज, या एक विदेशी प्रजाति यहाँ पर आके रह गया है, पौधा या जंतु। एक्जॉटिक का ठीक उल्टा वर्ड है इंडिजिनस स्पेसीज, स्वदेशी या देसी प्रजाति। It is the opposite of exotic species. It means the species and community that occurs naturally for a very, very long period in an area is called the indigenous species. अब आइए देखें exotic species को थोड़ा और डिटेल में देखते हैं। exotic species क्या होता है, कैसे आता है, क्या इसका इम्पैक्ट है, क्या असर पड़ता है, क्यों एक्जॉटिक स्पेसीज पर हम लोग को फोकस किया गया है, यह पूरा पेपर एक्जॉटिक स्पेसीज पर क्यों रखा गया है, और कितना इम्पोर्टेंस है इसका हमारे अवेयरनेस के लिए, हमारे चारों ओर वातावरण को देखने के लिए। उस एक्जॉटिक स्पेसीज को थोड़ा डेप्थ में जानते हैं। एक्जॉटिक स्पेसीज का एंट्री दो तरीके से होता है, नेचुरल और बाय पीपल। नेचुरल का मतलब है यहाँ पर प्राकृतिक अपने ढंग से कोई एक स्पेसीज को यहाँ से वहाँ पहुँचा देती है। जैसे कोई बड़ा फ्लड आ गया, मान लीजिए कि नेपाल के हिमालय तराई में कोई ऐसा प्लांट या एनिमल रह रहा हो और उसके वहाँ के बाढ़ इतने तेज आ गए जो पूरे हमारे नॉर्थ इंडिया में या यहाँ तक कि नेपाल से होते हुए हमारे दरभंगा में आ गए, बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर के साथ। वहाँ के सीड, वहाँ के डिफरेंट एनिमल्स, कई तरह के चीज़, कई तरह के छोटे छोटे कीड़े पतंगे या कई तरह के ऐसे बैक्टीरिया, कोई ऐसे चीज़ वहाँ से वह चले आए और यहाँ पर चला आया। तो यह नेचुरल फिनोमिनन, फ्लड से, हवा से या आंधी तूफान से अगर कोई एक जगह से दूसरे जगह स्पेसीज चला जाता है तो यह एक मैकेनिज्म है कि किसी एरिया में एक्जॉटिक स्पेसीज का एंट्री होना। और दूसरे तरह का एंट्री, दूसरे तरह का एक्जॉटिक स्पेसीज आ जाना इंटेंसली, जानबूझ के लाया जाता है हमारे बाय द पीपल। वह हमारे पास एक डेलिबरेटली कि हम लोग जानबूझ के ला रहे हैं कि हमको यहाँ जरूरत है, यहाँ पौधे का, इस जंतु का, इस तरह के एनिमल्स का, यहाँ कैटल का, इस तरह के प्रोडक्टिविटी के लिए या फार्मिंग के लिए जो यहाँ नहीं है कहीं से और ला रहे हैं, तो डेलिबरेटली लाया जाता है। और उस डेलिबरेटली में कभी एक्सीडेंटली भी चला आता है, नहीं चाहते हुए भी चला आता है, जो हम लोग देखेंगे पार्थेनियम केस का एक प्लांट के बारे में, वह चला आता है।
तो एग्जॉटिक स्पेसीज किसी भी एरिया में नेचुरली इंडिजिनस स्पेसीज के साथ अगर एग्जॉटिक स्पेसीज आ सकता है नेचुरल वे में, प्राकृतिक के रूप में, कई तरह के प्राकृतिक के डिसबैलेंस में, फ्लड से, विंड से, स्टॉर्म से, या मनुष्य के द्वारा, पीपल के द्वारा जानबूझ के या एक्सीडेंटली अपने प्रकृति को इनरिच करने के लिए, बायोडाइवर्सिटी को बढ़ाने के लिए, या कमर्शियली प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए, या कई तरह के बैलेंस को साइंटिस्ट अपने हिसाब से बनाने के लिए प्लांट एनिमल को इधर उधर से उधर कहीं इंट्रोड्यूस करें, या एक्सीडेंटली कहीं कुछ कर रहा हो और चला आ रहा है, हम एक्सीडेंटली मनुष्य के द्वारा कोई एग्जॉटिक स्पेसीज आ जाता है। यह भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है जो एक एग्जाम्पल के साथ हम लोग देखेंगे। एग्जॉटिक स्पेसीज जो किसी तरीके से किसी नेचुरल वे में चले आते हैं उसको थोड़ा से समझे। द इंट्रोडक्शन ऑफ द स्पेसीज मे बी डेलिब्रेट और एक्सीडेंटल, इट इज नॉट ऑलवेज कंसिडर्ड ए न्यूसेंस और इन्वेसिव। जब कोई भी स्पेसीज आता है तो दिमाग में तुरंत एक बात आता है कि जरूर ये खराब चीज होगा, जरूर यह हमारे पास खतरा मोल लेता होगा, जरूर से यह चीज होता होगा। लेकिन एग्जॉटिक स्पेसीज अधिकांशतः न्यूसेंस होते हैं, डिस्टर्ब करते हैं, लेकिन वह बहुत कुछ फायदेमंद भी होते हैं जो आगे हम देखेंगे। The presence of an exotic species may have a significant effect on the local ecosystem. जब कभी भी नया कोई स्पेसीज किसी इकोसिस्टम में घुसेगा तो नेचुरली उस इकोसिस्टम को बैलेंस होने में, डिस्टर्ब होने में या मैच्योरिटी में बहुत तरह का फर्क पड़ता है। The ecological impact varies. It may generally bring adverse effects to the ecological balance in an ecosystem or it may be beneficial. मैंने अभी बताया जब एग्जॉटिक स्पेसीज कोई नए इकोसिस्टम में आता है तो उसको इन्हांस भी कर सकता है, बेनिफिट भी ला सकता है, या उसके इकोलॉजिकल बैलेंस को डिस्टर्ब भी कर सकता है। At other times, the effect is not too significant to cause major changes in the ecosystem. Invasive species, also exotic. ध्यान दें एक टर्म, इन्वेसिव स्पेसीज वैसे एग्जॉटिक स्पेसीज होते हैं जो यूजुअली हार्म करते हैं। इन्वेसिव स्पेसीज also exotic which are not native to an area but established, and those that are a threat to native species and biodiversity. Usually जो इन्वेसिव स्पेसीज होते हैं जो हमेशा उस वातावरण के लिए डिस्टर्बेंस होते हैं। अब आपको थोड़ा समझ में आ गया होगा कि एग्जॉटिक स्पेसीज क्या है। एक बार फिर से जल्दी देख ले हम लोग क्या क्या देखा है हम लोगों ने देखा बायोडाइवर्सिटी, वेराइटीज ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स इन एन एरिया इज कॉल्ड बायोडाइवर्सिटी। प्लांट्स को हम लोग फ्लोरा और एनिमल्स को फौना कहते हैं। इकोसिस्टम, combination of biotic and abiotic factors in an area that grow together established in a flow of energy ecosystem। और हमने देखा exotic plants क्या है, विदेशी प्लांट किसको कहते हैं, विदेशी एनिमल्स किसको कहते हैं, जिसको नॉन नेटिव या इंट्रोड्यूस स्पीशीज कहते हैं। और हमने देखा स्पीशीज कह सकते हैं। अब हम लोग देख रहे हैं क्या इंडिजिनस स्पेसीज कहेंगे जो प्राकृतिक में उस एरिया में। एक चीज गौर से समझें, बहुत बच्चों को कंफ्यूजन होता है, इंडिजिनस स्पेसीज का मतलब भारतीय। यह इंडिजिनस का मतलब भारतीय से नहीं है, स्वदेशी से है। अगर कोई नेपाल में कहे कि इंडिजिनस स्पेसीज तो नेपाल में रहने वाले स्पेसीज, अगर कोई लंदन में कहे कि उसका इंडिजिनस स्पेसीज तो वह लंदन का इंडिजिनस स्पेसीज होगा, इंडियन इंडिजिनस नहीं होगा। इस प्रकार से यह टर्म को ध्यान से देखें कि यह क्या है मीनिंग इसका। और इंडिजिनस स्पेसीज इज अपोजिट टू द एक्सोटिक स्पेसीज।
अभी तक के बात में जितनी बातें हुई हैं, जो इंट्रोडक्शन पार्ट हो गया, व्हाट इज एग्जॉटिक स्पेसीज समझ में आ गया। हम अभी 5 मिनट रुकते हैं, 5 मिनट आगे नहीं बढ़ते हैं। तो इस पढ़े हुए चीज को थोड़ा डिस्कशन करना चाहते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे हम। किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ लें, हम अच्छे ढंग से चाहते हैं आप लोग को समझाना। हाँ सर, स्वदेशी ठीक है, बहुत अच्छा। स्वदेशी प्रदान करिए सर। स्वदेशी जी। अपोजिट टू एग्जॉटिक। एग्जॉटिक समझ में आ गया तो उसका उल्टा पार्ट हो जाएगा स्वदेशी। किसी भी जगह पर, किसी भी एरिया में किसी भी एरिया में, किसी भी जगह पर वहां के जो पौधे और जंतु एक साथ रह रहे हैं तो उस एरिया का वह हो जाएगा स्वदेशी। और वहां से कोई दूसरा पौधा, कोई एनिमल को ला के उस एरिया में लाया गया तो वह हो जाएगा एग्जॉटिक। क्लियर हुआ? तो सर जी सर। एक्सोटिक को माइग्रेट, एक्सक्यूज मी सर। Yes, you can say migrated species are that species which has been introduced in a system. That is also migrated. Very good. ओके सर। सर हाँ, मेरा क्वेश्चन ये है कि हम जो ये एग्जॉटिक इसका स्पेसीज है वो हमारे बायोडायवर्सिटी के लिए जो नेचुरल है वो तो ठीक है, वो तो होगा ही, लेकिन जो मैन मेड हम लोग करते हैं वो कहाँ तक सही है हमारे हाँ। बायोडायवर्सिटी के लिए? हम अभी क्या अभी वो आ रहे हैं। बहुत अच्छा प्रश्न था ये, कि अगर वो नेचुरली कोई स्पेसीज घुस जाता है, नेचुरल एग्जॉटिक अगर चला आता है तो उसका असर तो क्या है। अगर हम खुद लाए, हम अगर गए सिंगापुर और वहां पर एक बहुत अच्छा प्लांट अच्छा समझ में आ गया, या वहां के नए कुत्ते की प्रजाति हमको पसंद आ गया और हम अपने घर पे लगा लिए, दोस्तों को उसके बच्चे बांटने लगे, तो यहाँ के इकोसिस्टम पर क्या असर पड़ेगा? ये बहुत अच्छा प्रश्न है। अब हमारे पास उसका अगर कमर्शियल यूज करते हैं, मास में यूज करते हैं, कई तरह से वातावरण में असर करने लगता है, तो उसका बेनिफिशियल भी हो सकता है और हार्मफुल भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, अच्छा भी हो सकता है। हम कुछ एग्जाम्पल आगे दिखाएंगे तो खुद आप लोग एनालाइज कर लेंगे कि इट इज गोइंग टू हार्म द इकोसिस्टम, it is going to benefit the ecosystem, it is going to benefit the whole humankind, it is also going to harmful to the humankind in long run of future। अब खुद समझ में आ जाएगा। मीन्स हम भी अगर कोई इंट्रोड्यूस करते हैं तो उसका दोनों इम्पैक्ट पड़ सकता है, डिपेंडिंग किस तरीके से करते हैं। और वैज्ञानिक इस पर बहुत बहुत काम कर रहे हैं। आज के वैज्ञानिक इस चीज को इकोलॉजिकल बैलेंस करने के लिए, सेव द अर्थ पे, यह पर्टिकुलर एस्पेक्ट पर ही बहुत तरह के काम कर रहे हैं। और वो खुद ब खुद आपको आज के क्लास में क्लैरिटी हो जाएगा कि किस प्रकार से यह वातावरण को बचाने के लिए क्या क्या अवस्थाएं, कैसी कैसी व्यवस्था की जाती है। यस सर। और आगे बढ़ें। यस सर, थैंक यू। सर अगर वो माइग्रेट कर रहे हैं सर कहीं से, क्या चीज? सर अगर वो स्पेसीज माइग्रेट कर रहे हैं तो सर ये उसके तो सर रास्ते में विभिन्न प्रकार के डिफिकल्टीज आएंगी। हाँ, आपका प्रश्न थोड़ा सा अलग से है। माइग्रेशन इज ए phenomenon by which naturally plants and animals tend to go away from a particular area। माइग्रेशन के प्रक्रिया को समझे। एक साइक्लिक माइग्रेशन होता है। साइक्लिक माइग्रेशन का मतलब ये है कि वह सिर्फ बच्चा पैदा करने के लिए बहुत सारे पंछियां ठंडे प्रदेश से गर्म प्रदेश में आती है, कुछ समय के लिए आती है और वहां आके बच्चा पैदा कर लेती है, वातावरण ठीक हो जाता है, फिर वो वापस चला आती है। तो वैसे वर्ड्स माइग्रेट करती है सिर्फ बच्चा पैदा करने के लिए। अब बच्चा पैदा जब मौसम ठीक हो जाता है, बच्चा को लेके फिर वापस आ जाते हैं, तो वह टेम्पररी माइग्रेशन है। कभी कभी माइग्रेशन परमानेंट हो जाता है, वहां जाके परमानेंटली रह गया, उस वातावरण में एडजस्ट कर गया। और माइग्रेशन जो हुआ
टेम्पररी हुआ या लॉन्ग टर्म के लिए हुआ, और इवोल्यूशन के क्रम में, इवोल्यूशन जो विकास क्रम है हजारों करोड़ों वर्ष पहले, जो अलग अलग प्रजातियां सब जाके बस गई और वहां पर विकसित उस वातावरण में एडेप्टेबिलिटी ग्रो कर गया, उसके लायक हो गया, तो वो माइग्रेशन परमानेंट हो गया और वह वहां का फिर वह इंडिजिनस स्पेसीज हो गया। इस चीज को समझिए ठीक से। माइग्रेशन means moving of a group of plants or animals from one place to another for certain reason, and even the migrated plants or animal became reside over and in long term become indigenous. It is a quite different things. Clear हुआ? ओके सर। ठीक है, आगे बढ़े हम लोग। आइए हम लोग अब, हाँ हाँ सर हाँ बोलिए। सर एग्जांपल दीजिए ना, एग्जॉटिक क्या अभी अभी आ जाएगा, सब एग्जाम्पल आ जाएगा, सब एग्जाम्पल आ जाएगा अभी। सर इकोटोन एंड एक्सोटिक, सर इसमें थोड़ा अंतर बताते। इकोटोन, यस सर। इकोटोन कई तरह के एग्जॉटिक के टाइप हो गए। जैसे एक चीज पहले हम तुमको जानना चाहते हैं, इकोटोन वर्ड तुम पढ़े कहाँ से हो? बड़ा स्पेसिफिक है इकोलॉजी का, तो क्लियर करो। और कैसे इससे जोड़ रहे हो? इकोटोन निश समझ में आता है? निश, निश यस सर, NICH ना? NICH, राइट। Yes sir, it is a habitat sir, where sir lives birds, everything species where lives it. Right. What is the difference between the niche and the biodiversity? Sir, I have no more knowledge, but sir, I have only know that, that's sir. all right. Then what do you know about the term ecotone? Sir, there it is are lot of terms regarding the ecosystem. Between the diverse of ecosystem. Diverse ecosystem? Sir, sir, I am saying ecosystem is a zone of junction between the two or more diverse junction ecosystem. Right. Sir, where we can link one ecosystem to another ecosystem. ठीक है। तो सर आई हैव, हम क्लियर कर देते हैं। दो इकोसिस्टम है, मीन्स यहाँ का एबायोटिक एंड बायोटिक फैक्टर अलग है और दूसरी जगह पर बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर अलग है, और ये दोनों बायोडाइवर्सिटी का जो रीजन है वो आसपास में है। उस दोनों के बीच में कुछ एरिया ऐसा हो सकता है जो मिक्सअप हो, एक दूसरे से आना जाना हो रहा, वातावरण का असर कर रहा हो, यह एरिया क्या कहलाएगा? या एक और एग्जांपल देखिए, इकोटोन को समझने के लिए तो बहुत टेक्निकल टर्म्स ज्यादा हो गया कि एक पहाड़ है, मान लीजिए पहाड़ पर कुछ नेचुरली प्लांट्स ग्रो कर रहे हैं, ठीक है, उसके सीड, उसके बीज वह फैल के किसी दूसरे जगह पर भी जा रहे हैं। मान लीजिए उस जगह पे जा रहे हैं जहां पर धूप एकदम नहीं पड़ रहा हो, मीन्स एक ही प्लांट के सीड दो जगह ग्रो कर रहे हैं, एक पर धूप मिल रहा है, पानी मिल रहा है, सब कुछ मिल पा रहा है, और एक जगह पर धूप नहीं, शेड मिल पा रहा, लेकिन जाति एक ही है, एक ही जाति के दो जगह पे सीड जा रहे हैं। अब प्राकृतिक में ऐसा बहुत जगह है, इस पर वैज्ञानिक बहुत काम किए हुए हैं, तो वहां जो जहाँ पर धूप नहीं ग्रो कर रहा है, मिल रहा है, वहां पर जो पौधे ग्रो कर गए उसी जाति के जो ज्यादा धूप में हो, तो देखने में थोड़ा डिफरेंट हो जाते हैं, इसको इको टाइप कहते हैं। वह इको टाइप उसका बदल गया, लेकिन चीज एक ही है और जेनेटिक चीज एक ही है। तो ऐसे वेरिएशन है, इस वेरिएशन की हम बात नहीं कर रहे हैं। हम कहते हैं कि कोई जाति एक दूसरे जगह पे चला जाए, बिल्कुल अलग जगह पे चला जाए, यह ऐसा चीज को हम नहीं कर रहे हैं। जैसे उस पहाड़ के, जैसे एक एग्जाम्पल है, बहुत अच्छी बात लड़की ने बोली कि कोई एग्जाम्पल देखिए, एक एग्जाम्पल देते हैं आप लोग को जो बहुत ही समझ आ जाएगा। पहाड़ के पौधों को आप लोगों ने देखा है, एक पौधा है चीड़ पौधा, पाइनस, यस सर, बड़े बड़े ट्री होते हैं, लंबे यस सर, होते हैं। वह ट्री जो है यहाँ नहीं दिखाई पड़ता है, हम लोग नहीं देखते हैं, लेकिन लगा सकते हैं
अगर हम जाके पहाड़ पर, हिमालय से पहाड़ पर छोटे छोटे वहां से पौधे को ले आए और अपने घर में लगा दें, इस एरिया में लगा लें, तो क्या होगा? पहाड़ पर जो वो चीड़ है, पाइन है, वहां का इंडिजीनस हो गया, मीन्स पहाड़ी पौधा ये, मीन्स वहां का वह इंडिजीनस है। हमारे लिए वह विदेशी हो गया। अगर हम यहाँ लगा रहे हैं तो वह विदेशी प्रजाति हो गई। अगर हम यहाँ पर लगाए, इसको फार्मिंग करें और लोगों को बांटें, बहुत जगह लगाएं, तो वह हमारे पास यह पौधे को यहाँ ला के एग्जॉटिक प्लांट ग्रो कर रहे हैं। अब क्लियर हुआ कि नहीं? या दूसरा एग्जाम्पल, अपोजिट एग्जाम्पल देखिए। हम लोग यहाँ पर खेती करते हैं, तरह तरह के पौधे खेती करते हैं, गेहूं का, चावल का, दाल का, कद्दू का, कई तरह खेती करते हैं। जो यहाँ का यह नेटिव है, यहाँ का यह इंडिजीनस है। अगर हम यहाँ को ले जाके, कद्दू को पौधा को ले जाकर अगर हम ठंडे प्रदेश में पहाड़ के ऊपर लगाएं तो क्या होगा? लगाने में डिफिकल्टी होगी, लेकिन लग जाए, अगर कुछ तरीका अपना जाएगा तो पहाड़ पर यह कद्दू पौधा कहलाएगा वहां के लिए एग्जॉटिक, और यहाँ के लिए पाइन कहलाएगा एग्जॉटिक। लेकिन हम क्यों लाएंगे, क्यों हम ले आएंगे? वो जरूरत कॉमर्शियल उपयोग के लिए, किसी काम के लिए, वहां हम क्यों कद्दू ले जाएंगे? तो यह अगर हम वातावरण में एग्जिस्टिंग नेचुरल प्लांट्स और एनिमल्स अगर कोई हैं, उसमें अगर हम कुछ पौधे को इधर उधर ले जाते हैं तो दूसरे नए जगह पर जाता है, तो वह पौधा नए जगह के लिए क्या हो जाएगा? एग्जॉटिक हो जाएगा। और जो वहां का जो है वह हो जाएगा वहां का स्वदेशी पौधा हो जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं? अभी अभी एग्जाम्पल से और Yes, क्लियर हो sir. जाएगा। सर आगे बढ़े? सर एक क्वेश्चन और था। हाँ पूछिए। सर हम पूछ रहे थे कि इन्वेसिव एक वर्ड आया था इन्वेसिव, एग्जॉटिक में। हाँ, तो उसका मतलब क्या हुआ? एग्जॉटिक मतलब इससे कैसे अलग है हाँ। इन्वेसिव से? हमने बताया 3 शब्द, एग्जॉटिक, नॉन नेटिव और इन्वेसिव। यस सर। एग्जॉटिक ओवरऑल जितने भी प्लांट, विदेशी पौधे, वो सब एग्जॉटिक कहलाएगा। और दूसरा इसका एग्जॉटिक फैंसी वर्ड है, उसका एग्जैक्ट वर्ड नॉन नेटिव है। और इन्वेसिव वैसे एग्जॉटिव है जो बहुत ही हार्मफुल होते हैं, बहुत ही बदमाश होते इकोसिस्टम के लिए। हैं इकोसिस्टम के लिए, और वह दूसरे को बहुत ही प्रभावित करते हैं। वह इतना ज्यादा उस पर न्यूसेंस पैदा करते हैं कि दूसरे पौधे सब डरने लगते हैं कि तुम मत आओ मेरे एरिया में। तो वह इन्वेसिव स्पेसीज कहलाता है। अभी आ जाएगा, पार्थेनियम इज ए इन्वेसिव स्पेसीज। हम जिस पर जानने जा रहे हैं पार्थेनियम पर, उसको देखेंगे हम लोग। तो सर एक प्रकार से ऐसा होता है ना सर कि जो अटैक करता है बाहरी, अटैकिंग कर, यस राइट, मतलब इंडिजिनस में। that is the invasive is attacking. The word invasive means it has the power of attack. राइट, आगे बढ़े। यस सर। हमको बहुत अच्छा लग रहा है आप लोग के प्रश्न से। आपके प्रश्न बड़े ही माकूल होते हैं। हाँ, यस यस, बताइए। Sir, one last question. What if a foreign plant is brought in India? हाँ, यस। What? Sir, a foreign plant is brought in India and it's crossbreeded into native plant. Okay. सर अगर विदेशी कोई प्लांट को इंडिया में लाया जाता है और इंडियन किसी स्पीशी के साथ उसका क्रॉस ब्रीड कराया जाता है, तब जो हाइब्रिड प्लांट होगा क्या वो एग्जॉटिक प्लांट के कैटेगरी में आएगा? Naturally, yes. Whenever the hybrid process is going on, means the half set of gene is coming from outside. Yes, And the sir. survival of hybrid may occur or may not occur. जब कोई भी 2 तरह के प्रजातियों को आपस में करके बच्चे पैदा होते हैं, तो सेम स्पेसीज है अगर, तो उसके बच्चे जो हैं सो वो ग्रो करने में मुश्किल होते हैं। अथवा हाइब्रिड प्रोसेस को समझने के बाद में, अगर आम का पेड़ एक यहाँ भी है और आम के पेड़ अमेरिका में है, दोनों सेम स्पेसीज हैं, उसको हाइब्रिड करते हैं तो क्या होता है? अच्छा, बड़ा इंटरेस्टिंग प्रश्न जवाब मेरे एक बात मेरे दिमाग में आ रहा है। आप आम का एग्जाम्पल लीजिए। आप जो दरभंगा के जो आम खाते हैं, बॉम्बे का आम जो होता है, या और कुछ, मेरा प्रेजेंटेशन दिखाई पड़ रहा है? Yes, sir. Yes, sir.
Now the word menace of encroachment of exotic plants. अब exotic plants अगर आ गए by naturally और by accidentally और by intensely, तो वह पौधे का नेचर में जो ग्रो कर रहा है वह क्या दूसरे वेजिटेशन पे, दूसरे प्लांट्स और एनिमल्स पे वह इंक्रोच कर रहा है कि नहीं, उसके क्षेत्र में जाके उसको बर्बाद कर रहा है कि नहीं, और इससे विनाश खतरा क्या हो रहा है. This is the second part of my objective of the class. The first part is the what is exotic plant, and second part is what are the menaces. खतरा कौन कौन से हैं जो एक्जोटिक प्लांट आने के बाद उसमें उसका इंक्रोचमेंट, उसका प्रभाव, उसका बढ़ोतने का क्षेत्र बढ़ता चला जाए तो क्या होगा. यहाँ पर हम दो प्लांट के बारे में जरा जानेंगे. एक प्लांट पार्थेनियम और दूसरा यूकैलिप्टस. ये दोनों पौधे के बारे में आप जानते हैं, इसको सर देखेंगे और कुछ छोटे छोटे एग्जाम्पल देखेंगे. ये दोनों पार्थेनियम एंड यूकैलिप्टस जो है ये दोनों बाहर से हमारे भारतवर्ष में आया हुआ है. पार्थेनियम एक्सीडेंटली आया हुआ है और यूकैलिप्टसली इंटेंसली लाया गया है. यह पार्थेनियम हम नहीं चाह रहे थे, धोखे से चला आया, गलती से चला आया हमारे देश में, और यूकैलिप्टस को तो जानबूझ के लाया गया. इस दो एग्जाम्पल से इसके इंक्रोचमेंट, इसके इफेक्ट को, इसके विनाश को हम लोग देखेंगे. सबसे पहले आए हम देखें पार्थेनियम के बारे में. जस्ट ए मिनट. ये पौधा आप लोग देखे होंगे, वीड. वीड कहते हैं खरपतवार को. यह वीड को देखा है आप लोगों ने? यस सर. कहाँ देखा है? जी यहाँ मतलब कहीं कहीं पे देखा है. यहाँ भी मिलते हैं अक्सर वगैरह में होते हैं सर. हाँ, कहीं भी आसपास में ये दिखाई पड़ जाएंगे जहाँ पर खेती नहीं होती है, जहाँ धरती भूमि पे छोड़ दिया जाता है. ये पार्थेनियम है. ये पार्थेनियम को ध्यान से देखेंगे तो 1 से 1.5 फीट का होता है, और थोड़ा भी हवा चलता है तो यह नृत्य करता है. नृत्य करने का मतलब ये डांस जो है हवा के झोंका से बड़ा अच्छा से झूमेगा, लगेगा कि नृत्य करता रहता है ये. और इसके जो फ्लावर होते हैं हल्के गोल्डन, व्हाइट गोल्डन कलर के छोटे छोटे होते हैं. ये जो पौधा है पार्थेनियम, यह हमारे पूरे भारतवर्ष में ही नहीं कई देशों में यह न्यूसेंस पैदा कर रहा है. कई देशों में यह इन्वेजिव वीड के नाम से जाना जाता है. यह पौधा हमारा है भी नहीं, यह नेचर में, हमारे प्रकृति में इसको मिला भी नहीं था. यह इसका नेटिव, यह जिस देश का है वह अमेरिका के ट्रॉपिक एरिया में ही इसका ओरिजिनल है ये. और इंडिया में आए हुए मुश्किल से करीब 70-80 वर्ष हुए इसको आए हुए. पहले ये नहीं था हमारे पास. यह एक्सीडेंटली चला आया हुआ है, यह धोखा से चलाया गया है. सर क्या ये नहीं है? अरे वाह, वेरी गुड, वेरी गुड कृति. तुम्हारे घर के पास ही है? जी जी, बाहर नहीं है. अरे गणेश जी, जरा उनको दिखाइए सबको वो जो लाई है. कृति का एक स्क्रीन को फुल स्क्रीन कीजिए, सब लोग देखे. सर ये गांव में आजकल कॉमनली पाया जाता है सर. ये इस टाइप के पौधे सर कॉमनली गांव में आजकल आसपास में पाए जाते हैं जहाँ पर खेती वगैरह नहीं होता है सर. राइट राइट. जी ये घर के पास में ही रहता है, बगल में वैसे ही रहता है. ये मधुबनी में हम रह रहे हैं, वहाँ पे है. अच्छा अच्छा, ये बहुत कॉमन है और बहुत परेशान करने वाला पौधा है ये पार्थेनियम. ये पार्थेनियम का बोटेनिकल नेम पार्थेनियम हिस्टेरोफोरस है. हम इस पर कुछ रिसर्च भी किए हुए हैं, इसके कुछ फिनोलिक कंटेंट्स को, इसका इफेक्ट स्टडी को भी देखे हुए हैं. और इसका नया नाम टेनासिटम पार्थेनियम आ गया है नाम. अब इसका नाम बदल के टेनासिटम पार्थेनियम भी कहा गया. पिछले कुछ 10-12 साल का नाम, दूसरा नाम भी आ गया है.
इसको हम लोग, आप लोग लोकल भाषा में क्या नाम करते हैं इस पौधा को? नाम कोई है इसका? क्योंकि नया पौधा है, हमारे दादा परदादा इसको पहचानते भी नहीं होंगे, हम लोग के सामने आया हुआ है ये। इसका नाम गाजर घास कहते हैं। गाजर का जो घास होता है उससे सिमिलरिटी थोड़ा दिखाई पड़ता है, गाजर घास कहते हैं। अमेरिका में इसको सांता मेरिया कहा जाता है और इंडिया में इसको कांग्रेस ग्रास भी कहते हैं, कांग्रेस ग्रास फन से कहते हैं। तो यह हमारे पास जो ग्रो करता है, जहाँ पर यह एक बड़ा ही पिकुलियर ग्रो करता है, और जहां कहीं भी यह ग्रो करता है वहां के आसपास के दूसरे पौधे को नहीं ग्रो करने देता है। जब जहां से जन्मा ये, वह जन्म के बाद ही वह अपने आसपास के दूसरे ग्रो करने के लिए मना करता है कि सीड जगह पौधे झड़ेंगे तो जहां जहां गड़ेंगे गिरेंगे वहां पर कोई दूसरा पौधे का सीड है तो दूसरे सीड को नहीं ग्रो करने देते हैं, ये अपने ग्रो करते हैं। इसलिए बड़ा तेजी से इसका जो है विकास होता है, बड़ी तेजी से ये फैलते हैं एक जगह से दूसरे जगह। सर इसका बीज जो हवा के जरिए सर इसका ज्यादा फैलाव होता है सर, जैसे हवा से ही जाता है। एक बार में 25 से 30 हजार सीड एक बार निकलता है एक पौधा से, और बड़ा हवा के झोंका से कहाँ चला जाता है। बहुत तेजी से विकास होता है इसका ये। और तो यह एलिलोपैथिक नेचर है इसका। एलिलोपैथिक कहते हैं कि इफेक्ट करता है दूसरे पर, दूसरे को नहीं ग्रो करने देता है ये पौधा। आइए जैसा नेक्स्ट पॉइंट देखें इसको। इस पौधे का कैरेक्टर्स देखें, आप लोग सब जानते हैं बहुत अच्छे ढंग से। 2-3 स्टूडेंट ने इसको ला के दिखा भी दिया, यह बहुत बड़ी बात है और हमको बहुत अच्छा लग रहा है कि आप इतना इंटरेस्ट से आप इस क्लास को सुन रहे हैं। ऐसे अगर सब विषय से आप पढ़ाई करते हैं तो हमको रियलिटी हमको बहुत अच्छा लगता है कि मिथिला विश्वविद्यालय इतना एक्टिव है क्लास की तरफ, हमको बहुत अच्छा लगा आज। आइए देखें पार्थेनियम के कैरेक्टर्स को देखें। मैंने अभी बताया कि इसका हाइट 1 से 1.5 मीटर का होता है, ज्यादा लंबा नहीं होता है। यह हर्ब है। आप जानते हैं पौधे 3 प्रकार के होते हैं, हर्ब, श्रब और ट्री। हर्ब से छोटे पौधे, श्रब थोड़ा ऊंचा होता है, वुडी होता है, और बड़ा पेड़ को ट्री कहते हैं। यह हर्ब है। ये वीड है। वीड मतलब होता है झड़ पतवार, झाड़। हाँ, ये कोई काम का चीज नहीं होता है। इसका फ्लावर छोटा और क्रीम कलर का होता है। हवा के साथ यह नृत्य करता है और ये 10,000 से 25,000 सीड्स एक बार में पैदा करता है। और एंड विंड विल कैरी दीज सीड्स अफार, दूर दूर तक इसका सीड चला जाता है। ये आया कैसे? एक्सीडेंटली। आपको पता है कि बहुत पहले, लगभग 70 वर्ष पहले, भारत में अमेरिका से गेहूं आता था। वह गेहूं आता था एक स्कीम के तहत, PL 480 करके एक स्कीम था जो अमेरिका गेहूं पहुंचाता था हमको। उस गेहूं के साथ इस पार्थेनियम का सीड चला आया है ना। इंटरेस्टिंग पार्ट, यह पार्थेनियम हमारे देसी पौधे नहीं है। गलती से जब अमेरिका हमको अनाज देता था, गेहूं देता था, कई कंट्री में दिया था गेहूं, और जहां जहां गेहूं दिया तो गलती से उसके चुपके से साथ में पार्थेनियम के सीड भी चले आए, जो यहाँ के ग्रो किए और बहुत तेजी से पूरे देशों में कई जगह पर एक बार फैलना शुरू कर गए। और यह हमारे पास फिजिकल प्लांट, बड़ा प्लांट विदेश से आके आ गया। जैसे अभी आप कह सकते हैं कोरोना वुहान से निकला है और वह एक्सीडेंटली पूरे वर्ल्ड में छा गया। That can also be treated here as the exotic. It is not indigenous कोरोना के वायरस, वो भी एक्जॉटिक हैं, वो भी आ गए हैं, एक्सीडेंटली आ गए, हार्मफुल आ गए हैं। लेकिन चूंकि हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं, बड़े पौधे को, ट्री को यहाँ पर हम लोग को पढ़ना है, तभी हम सिर्फ ट्री को ही फोकस कर रहे हैं, बड़े प्लांट को और हर्ब को देख रहे हैं। पार्थेनियम आपको स्पेसिफाई किया गया है कोर्स में, पार्थेनियम को ठीक से जाने। हमने बताया ये लगभग 70 वर्ष पहले अमेरिका के एक गेहूं के आने के कारण एक्सीडेंटली हमारे यहाँ आया और उसके साथ यह बहुत तेजी से विकास करके पूरा चला गया। इट इज ए हाईली इन्वेसिव एंड एग्रेसिव वीड। लास्ट लाइन को ध्यान से देखें, हाईली इन्वेसिव, जैसे कि स्टूडेंट ने बताया, आक्रामक, बहुत तेजी से वह आक्रामक करता है।
और एग्रेसिव वीड है, वह तेजी से बढ़ता है, दूसरे को नहीं बढ़ने देता है। जहां यह ग्रो करता है वहां पर अगर दूसरे का भी बीज हो जाए तो दूसरे बीज को ग्रो नहीं करने देता है। एक खास प्रकार का रसायन यह निकालता है, पार्थेनियम का एक विशेष प्रकार के केमिकल्स बाहर आते हैं जिसके कारण वो दूसरे को ग्रो नहीं करता है। सो पार्थेनियम का यह कैरेक्टर है। अब पार्थेनियम के आने पर असर क्या है, इम्पैक्ट क्या है, इसके विनाश क्या है, उसको ध्यान से देखें। एक एक पॉइंट को हम डिस्कस करेंगे अभी कि पार्थेनियम के क्या क्या इम्पैक्ट्स हैं। वो बैड इम्पैक्ट ऑन द पब्लिक हेल्थ, मनुष्यों के हेल्थ पर इसका असर होता है। और हेल्थ पर असर किस तरीके से करता है, मोस्टली एलर्जिक। जो आदमी एलर्जिक हैं, वातावरण से एलर्जिक हैं, हमारे यहाँ एंशियंट हिस्ट्री में एक प्रोफेसर थे, हेड थे, रिटायर कर गए हैं, उनको इस पार्थेनियम से भयानक एलर्जी था। जब वो पार्थेनियम के फ्लावर उनके हाथ से सट जाता था तो इतने तेजी से उनको एलर्जी की और चिड़चिड़ा होकर जुलपुत्ती जैसा निकल जाता था, बहुत परेशान होते थे। अब बाद में पूरे शरीर को ढक के पार्थेनियम से दूर रहने लगे। वो हाईली एलर्जिक, नॉट फॉर ऑल, सब क्यों नहीं है, लेकिन जो भी एलर्जिक हैं वह एलर्जिक इससे बहुत तुरंत पा लेते हैं। स्किन रैशेस जिसको डर्मेटिस कहते हैं, वाटरी आईज, आंख में पानी आना, स्वेलिंग एंड ईचिंग माउथ एंड नोजेस, माउथ एंड नोजेस में फूलना और नोचने वाला हो जाना, कांस्टेंट कफिंग पर्टिकुलरली एट नाइट, रनिंग ऑफ नोज, रात को लगातार खांसी होना भी एक इसका सिम्टम्स है। जो एलर्जिक है सबको यह नहीं होता है। और नाक से पानी बना, इस पार्थेनियम का एलर्जिक इफेक्ट है। उसके बाद कैटल्स में जो हमारे पशु हैं उस पर भी इसका असर होता है। एक जैसा हमने बताया कि जहां यह ग्रो करता है तो वहां दूसरे पौधे को नहीं ग्रो करने देता है। मीन्स पौधे जो ग्रेज करते हैं, चढ़ के जो खाते हैं, उसका यह एरिया छोटा कर देता है। और जो एनिमल्स ये खाते हैं, बकरी अगर खा भी लिए और उस बकरी का जो मीट हुआ या गाय जो खा लिए उसका जो दूध आया, उस दूध में और उस मीट में भी इसके हल्के से स्वाद बदल जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। अगर कोई कैटल इसको खा के पचाता है तो ऐसे अवॉइड करता है। बकरियां और जो दूसरे तरह के एनिमल्स हैं इसको नहीं खाते हैं, इनको पसंद नहीं है। लेकिन अगर खा लेते हैं ज़्यादा भूख लगने पर तो उनके मीट में, उसके दूध में इसके स्वाद गड़बड़ हो जाता है। एलिलोपैथिक इफेक्ट ऑफ अदर प्लांट्स, हमने बताया अभी एलिलोपैथिक इफेक्ट क्या हो गया। जहां पर ये ग्रो कर रहा है तो दूसरे पौधे को, दूसरे तरह के प्लांट्स को, उसको ग्रो करने में नुकसान देता हो। पार्थेनियम प्रोड्यूसेज एलिलोपैथिक केमिकल्स दैट इनहिबिट्स टू ग्रो अदर सीड्स एंड प्लांट, दूसरे सीड और प्लांट को ग्रो करने में, विकास करने में बाधा पहुंचाता है। यह पार्थेनियम जहां ग्रो करेगा तो उसे केमिकल, एक खास प्रकार के रसायन जिसको पार्थेनिन शायद नाम दिया गया है, उस रसायन के कारण दूसरे पौधे ग्रो नहीं कर पाते हैं, कम विकास कर पाते हैं, सीड नहीं जर्मिनेट कर पाता है, जिसके कारण क्रॉप प्रोडक्शन में जहां पर जाते हैं। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी डिस्टर्ब द डेलिकेट बैलेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। हमने बताया कि बायोडाइवर्सिटी जो है बहुत ही डेलिकेटली बैलेंस्ड है। कौन पौधा, कौन जानवर की संख्या क्या होगी, स्थिर संख्या होगी, और उसको यह डिस्टर्ब करता है। और एक बार इकोसिस्टम डिस्टर्ब होता है तो बड़ा ही बायोडाइवर्सिटी का रूप खराब हो जाता है और अल्टीमेटली मनुष्य पर असर करता है। बस इतने ही खराब असर होते हैं पार्थेनियम में, किसी भी एंगल से यह फायदेमंद नहीं है।
एक्सेप्ट ए वेरी सिंपल थिंग, क्योंकि यह फोटोसिंथेसिस का काम करता है। वातावरण में फोटोसिंथेसिस अगर ज़्यादा होता है तो ऑक्सीजन जनरेशन ज़्यादा होता है, हार्मफुल गैस खत्म होते हैं, कई तरह की चीज़ें होते हैं। इसके अलावा यह ओवरऑल बायोडाइवर्सिटी को डिस्टर्ब करता है। एक वर्ल्ड में इन्वेसिव स्पीशीज के लिस्ट बने हुए हैं कि कौन कौन खतरनाक स्पीशीज खराब वीड है, जिसको GIST 2010 कहते हैं। उसमें इसको पार्थेनियम को डाला हुआ है। मीन्स इट इज नॉट ए गुड इन एनी वे। अब एक छोटा सा बात समझ लें कि पार्थेनियम से बचा कैसे जा सकता है। पार्थेनियम को पहले तो हाइजेनिक हम पढ़ रहे हैं, जो लिखे हुए हैं उसको पढ़ रहे हैं, जो क्लियर हो जाएगा। प्रिवेंट स्प्रेड ऑफ पार्थेनियम सीड्स बाय मेंटेनिंग स्ट्रिक्ट हाइजीन इन फील्ड्स। साफ सुथरा अगर रखा जाए, खेती के लायक जगह बनाया जाए, तो वहां यह नहीं ग्रो करेगा, छोड़ देने पर ग्रो करता है। इफ सीड्स आर प्रेजेंट इन द सॉइल, डीप प्लग टू bury them under 7 centimeter or more of soil and keep them buried for 6 years till they lose their viability। हमारे पास 7 सेंटीमीटर भीतर से रहता है, उसको हटा के नीचे गाड़ दिया जाए तो 6 साल तक वो जिंदा रह सकता है। वहां पर उसको मार देना चाहिए। जहां जहां भी इसके सीडलिंग ग्रो कर रहे हो, सीडलिंग कहते हैं छोटे पौधे को जो नया ग्रो करता है। डिस्ट्रॉय सीडलिंग मैनुअली बिफोर फ्लावरिंग। जब देखें आसपास में कि यह पार्थेनियम ग्रो कर रहा है, जड़ बढ़ रहा है, तो तुरंत उसको निकाल के उखाड़ दें। वो फूल नहीं बनने दें, जिससे उसका रिप्रोडक्शन नहीं हो सके। यह भी एक बचाव किया जा सकता है इमीडिएटली। ग्रोइंग कॉम्पिटिटिव प्लांट्स लाइक कैसिया स्पेसीज अराउंड पार्थेनियम। बचाव का यह भी एक बहुत अच्छा उपाय है। एक पौधा होता है कैसिया, जो आप लोग आसपास देखते होंगे, जंगल में भी होता है। पीला पीला फूल होता है, चौड़े लीफ होते हैं, छोटे होते हैं, इसी साइज के होते हैं, लेकिन लीफ बड़ा चौड़ा होता है, कैसिया। अगर कैसिया को वहां लगा दिया जाए तो कैसिया से यह पार्थेनियम डरता है। कैसिया से यह पार्थेनियम चाहता है कि मेरे पास नहीं आ जाए। मीन्स जिस प्रकार से पार्थेनियम दूसरे पौधे को नुकसान करता है, उसी प्रकार से कैसिया जो बेनिफिशियल है हम लोग के लिए, वह पार्थेनियम को नहीं ग्रो करने देता है। हर्बिसाइड्स स्प्रेइंग बिफोर सीड्स आर सेट। हर्बिसाइड का इस्तेमाल कर सकते हैं। रिपीटेड स्प्रेइंग में बी रिक्वायर्ड। बार बार हर्बिसाइड को छिड़काव करना। हर्बिसाइड सब समझते हैं, जैसे इंसेक्टिसाइड होता है, इंसेक्ट को मारने का जो पाउडर होता है इंसेक्टिसाइड कहते हैं। हर्ब को, वीड को मारने के जो रसायन होता है उसको कहा जाता है। 2 मिनट सर, हम जब ब्रेक लेना चाहते हैं, एक दूसरा ऑनलाइन क्लास चल रहा है, उसको थोड़ा सा हम दे देते हैं उनको लिंक। 2 मिनट के लिए हम थोड़ा हट रहे हैं। संत के द्वारा प्राप्त की गई मुक्ति जीवन में